नमस्कार। आज हम देखते हैं रोज़गार और आय के क्लासिकल सिद्धांत का भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी प्रासंगिकता। क्लासिकल मॉडल का प्रतिपादन उत्पादन, रोज़गार और कीमतों के निर्धारण के लिए किया गया था और ये पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोज़गार, स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसी मान्यताओं पर आधारित था। जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एकाधिकार और अल्प विक्रेताधिकार की परिस्थितियां पाई जाती है। पूर्ण रोज़गार भी आधुनिक युग में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा तो हमारे यहाँ है ही नहीं और स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं भी अब हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसकी कई आलोचनाएं की गई थी इस मॉडल की, वो हम पहले देख चुके हैं। अब आज हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी क्या प्रासंगिकता इस सिद्धांत की है। तो सबसे पहला ये अगर हम देखें तो कुछ तथ्य हमारे सामने इसके लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है बेरोज़गारी की समस्या का उचित हल इससे संभव नहीं है। क्लासिकल मॉडल में बेरोज़गारी की समस्या के हल के लिए मजदूरी दरों में कटौती के ऊपर जोर दिया गया था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी को दूर करने का व्यावहारिक तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत काफ़ी नीची है और श्रम संघों के विरोध और न्यूनतम मजदूरी का कानून के कारण इन्हें और घटाना संभव नहीं है। इससे अतिरिक्त भारत में छिपी हुई बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार समस्याओं का समाधान क्लासिकल मॉडल में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये सिद्धांत भारतीय परिस्थितियों में बहुत प्रासंगिक नहीं है। दूसरा तथ्य इसके लिए दूसरा कारण जो इसके लिए दिया जाता है वो है कि बचतें ब्याज दर का निर्धारण नहीं करती है। क्लासिकल मॉडल में बचतों को ब्याज दर का फलन माना है, जबकि भारत में बचतें ब्याज दर पर उतनी निर्भर नहीं करती हैं जितनी कि पारिवारिक आवश्यकताओं, आय के स्तर, लोगों की बचत की आदत, आय के वितरण और कीमत स्तर पर निर्भर करती है। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो क्लासिकल मॉडल बहुत प्रासंगिक नहीं है। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का बोलबाला। क्लासिकल सिद्धांत पूरी तरह से लेज़र-फेयर की पॉलिसी पर आधारित है, यानी यहाँ सरकारी हस्तक्षेप हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है या मुक्त अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस परिकल्पना पर आधारित नहीं है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप का बोलबाला है। इसलिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, रोज़गार नीति, विदेशी पूंजी नीति, ये सब क्लासिकल मॉडल के अनुसार हमें बहुत कम प्रासंगिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध नहीं है। फिर इसके अलावा क्लासिकल मॉडल में मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध का प्रतिपादन किया गया है, जबकि भारत में मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच में संबंध परोक्ष और गैर आनुपातिक है। भारत में हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में गिरावट भी आई है। क्लासिकल मॉडल में मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक घटना माना गया है, जबकि भारत में गैर मौद्रिक घटक भी कीमत स्तर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कीन्स ने विकासशील देशों में घाटे की अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, निवेश, रोज़गार और उत्पादन बढ़ा करके कीमत स्तर में कमी की दशाएं उत्पन्न करती हैं। अतः अंततः कीमत स्तर पर मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष तथा आनुपातिक न होकर अनिश्चित है। पांचवा है भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति दोनों ही विचित्र स्थितियां साथ साथ हैं। क्लासिकल मॉडल में बेरोज़गारी की समस्या अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न होती है, जबकि भारत में बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति की स्थितियों के साथ साथ ये दृष्टिगोचर होती हैं। अतः
इस विषम स्थिति में समाधान क्लासिकल मॉडल में नहीं मिल कर के समष्टि मॉडल में हमें देखना पड़ेगा, जिसमें बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति की समस्या के निराकरण होते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध। क्लासिकल मॉडल में वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र को अलग अलग तरह से या अलग अलग क्षेत्रों के रूप में बताया गया है, जिसमें मौद्रिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन वास्तविक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति को आर्थिक विकास, रोजगार और उत्पादन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। क्लासिकल मॉडल में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना जाता है। मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करता है, जबकि भारत में आर्थिक विकास, रोजगार और उत्पादन वृद्धि के लिए मौद्रिक नीति का व्यापक प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लासिकल मॉडल भारत में विकास और रोजगार वृद्धि के लिए अप्रासंगिक है। अब हम देखें क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचारों की भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमित सार्थकता। हालांकि क्लासिकल मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत प्रासंगिक नहीं है, इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल शून्य के बराबर है, फिर भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के कुछ सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सामयिक और उपयुक्त नज़र आते हैं, जिसमें पहला है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। क्लासिकल अर्थशास्त्री माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्थक और प्रासंगिक नज़र आता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसके साथ साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, महामारी, युद्ध आदि की सक्रियता हमें यहाँ नज़र आती है। दूसरा है फिशर का मौद्रिक परिमाण सिद्धांत तथा मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि और मुद्रास्फीति की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की व्याख्या करने में फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत हालांकि विशुद्ध रूप से तो लागू नहीं होता है, लेकिन ये सिद्धांत इसे मोटे तौर पर समझने में उपयोगी है। ये सिद्धांत बताता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भारत में मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है रिकॉर्डों का श्रम की मांग एवं पूर्ति का विश्लेषण। प्रोफेसर A.K. दास गुप्ता ने भारत जैसे विकासशील देश में रिकॉर्डों के श्रम की मांग और पूर्ति विश्लेषण को बेरोजगारी निराकरण में उपयोगी होने की संभावना बताई है। रिकॉर्डों के अनुसार न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी पर श्रम की पूर्ति असीमित होती है और निजी मजदूरी पर श्रम की मांग अधिक होती है। अतः पूंजी की पूर्ति को बढ़ाकर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दरों पर अनंत पूर्ण रोजगार की स्थितियां प्राप्त करना संभव होता है। इस दृष्टि से रिकॉर्डों का श्रम की मांग और पूर्ति का विश्लेषण पूंजी की पूर्ति में वृद्धि द्वारा अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी दूर करने में सार्थक और प्रासंगिक लगता है। नेक्स्ट है मार्शल ने बचत की वृद्धि को श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के लिए आवश्यक बताया। ये विचार भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी सार्थक और प्रासंगिक लगता है, क्योंकि बचतों के बढ़ने से पूंजी निर्माण संभव होता है, जो कि आर्थिक विकास का एक आवश्यक घटक है और आर्थिक विकास में रोजगार में वृद्धि और आय में वृद्धि से ही श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हम पूरी तरह से अगर निष्कर्ष के रूप में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्याओं के निराकरण में हालांकि क्लासिकल मॉडल अप्रासंगिक जरूर है, लेकिन इसकी सीमित उपादेयता हमें देखने को मिलती है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के कुछ विचार जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कमोबेश रूप से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। इसी तरह से फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये भारत में मुद्रास्फीति के दीर्घकालीन विश्लेषण में उपयोगी सिद्ध होता है। फिर रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत ये भी लगान निर्धारण का मार्गदर्शन करता है और
श्रम की मांग और पूर्ति का विश्लेषण पूंजीगत साधनों में वृद्धि के द्वारा भारत में व्याप्त ग्रामीण बेरोजगारी के समाधान में उपयोगी होता है। एक्चुअली कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि जो क्लासिकल मॉडल है या क्लासिकल अर्थशास्त्र है, इसने हमें एक आधार ज़रूर प्रोवाइड किया ताकि हम आगे हमारे आर्थिक विकासों को परिस्थितियों के अनुसार विकसित कर सकें। उस समय इन लोगों के पास में बहुत टूल्स भी उपलब्ध नहीं थे, बहुत नॉलेज नहीं थी, अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी सरल और सीधी हुआ करती थी। इसलिए शायद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कुछ सरल मान्यताएं जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप, इन मान्यताओं को लेकर के अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। लेकिन इन सिद्धांतों ने आगे अर्थशास्त्र की नींव रखी और अर्थशास्त्र का आगे विकास और विस्तार इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा किया गया। तो हम इनकी आलोचना तो ज़रूर करते हैं क्योंकि ये आज हमारे लिए बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, लेकिन किसी समय में या अपने समय में ये सिद्धांत ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरल अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक रहा होगा। आज की अर्थव्यवस्थाएं हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत जटिल अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसलिए हम अब इन अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर या इन अर्थव्यवस्थाओं में इन सिद्धांतों को, क्लासिकल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत हालांकि आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसने हमारे अर्थशास्त्र को एक नई दिशा ज़रूर देने का प्रयास किया है।